हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू का इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे थे, उत्पादन की धारणा, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको आगे हम नेक्स्ट करते हैं, उसको आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं हम। देखो, हमने जो उत्पादन की धारणा की थी उसके अंदर हमने जो पिछली वीडियो में की थी उसके अंदर कुल उत्पादन, सीमांत, औसत के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके आधार पर हमने कुछ प्रश्न भी किए थे। जैसे हमने सीमांत औसत के संबंध की बात की थी, हमने कुल और सीमांत के मध्य संबंध की बात की थी। ठीक है, और उसके अंदर हमने डायग्राम भी बनाया था। आज जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उन जो तीन अवस्थाएं हमने पढ़ी थी उस डायग्राम में, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, उन तीनों अवस्थाओं को करते हैं। उसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं जो उत्पादक होता है वो कौन सी अवस्था में रहना पसंद करता है या कौन सी अवस्था को वो पाना चाहता है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न है जो हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके आधार करते हैं। देखो, वही डायग्राम में एक बार और इसको बना लेते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? ये ओ वाई एक्स है, ओ एक्स एक्स है, ये ओ वाई एक्स है। हमने यहाँ लिया था कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन, तीनों की देखा है, इकट्ठी ले लेंगे हम। इधर हम ले लेंगे श्रम की इकाई, श्रम की इकाई। देखो, कुल पहले से बढ़ता है, उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। इस चीज को हम कर चुके हैं। उसके बाद मैं इसको अलग पेन से लगा बना देता हूँ। सीमांत औसत करते हैं। पहले औसत होता है, ये औसत होता है, यानी ये पहले बढ़ता है फिर गिरता है। उसके बाद हम बात करें सीमांत की। अब इस लाइन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। सीमांत होता है वो तेज गति से ही बढ़ता है और तेज गति से ही, रुकना भी, तेज गति से बढ़ता है और तेज गति से ही क्या करता है, नीचे गिरता है। ये हो गया सीमांत। ठीक है, अब हमने तीनों रेखाएं क्या कर दी, कंप्लीट की। हमने तीनों रेखाएं बना दी, औसत, सीमांत और कुल का एक हमने डायग्राम बना दिया। अब हमने ये देखा था, तो पहली अवस्था थी वो ये थी, प्रथम अवस्था, यहां से लेकर यहां तक ये थी प्रथम, जो फर्स्ट स्टेज थी आपकी, प्रथम अवस्था थी। ठीक है, हम यहाँ इसको ऐसे ले लें। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे काम आई है। इसको मैं एम बिंदु ले लेता हूँ। ठीक है, हमारी द्वितीय अवस्था थी वो ये थी, सेकंड अवस्था, जो यहाँ तक आप ले सकते हो, सेकंड स्टेज। ठीक है, यहाँ मैंने एल नाम दे दिया। यहाँ मैंने जो ई, ऐसे मैं इसको दे दिया ई बिंदु, और यहाँ पर दे दिया मैंने एम एन बिंदु या ओ बिंदु। ठीक है, एल एम एन ओ पी। उसके बाद ये हमारी एक अवस्था, ये तृतीय स्टेज ये थी, थर्ड जो स्टेज थी आपकी, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ एन के रूप में। ठीक है, ये तीनों स्टेज मैंने क्या कर दी, डायग्राम में बना दी। अब इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं तीनों स्टेजों को। सबसे पहले मैं करता हूँ प्रथम अवस्था। इसके बारे में हमने चर्चा की थी, लेकिन थोड़ा बहुत अब बताना पड़ेगा, क्योंकि सभी अवस्थाएं साथ जुड़ी हुई है, तीनों अवस्थाएं। देखो, प्रथम अवस्था में मैंने ये कहा था भी जब स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों की इकाई बढ़ाई जाती है तो प्रारंभ में उत्पादक को या प्रारंभ में स्थायी साधनों, स्थिर साधनों का अनुकूलतम उपयोग होने के कारण उत्पादन बढ़ती मात्रा में प्राप्त होता है। देखो, इसके लिए मैंने आपके कृषि, ये सभी में होता है, इसके लिए मैंने आपको कृषि का उदाहरण दिया था। मैंने कहा था जैसे मेरे पिताजी खेत में काम करते थे, तो वो कलों से काम समा नहीं जा रहा था, टाइम पर काम नहीं होता था, और टाइम पर जब काम नहीं होता था इसके कारण उत्पादन कम हो रहा था। मेरे बड़े भाई भी क्या लगे उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। यानी साधन देखो स्थिर है, भूमि तो उतनी है, मेरे पापा के पास थे उतनी भूमि बाई जा रहा है। देखो, साधन तो स्थिर है, इसका मतलब एक स्थिर है साधन, भूमि स्थिर है, सिर्फ श्रमिक बढ़ रहा है, यानी उसके अंदर व्यक्ति बढ़ रहे हैं।
तो बाई बड़ा चला गया, तो अब दोनों क्या है मिलकर बढ़िया तरीके से काम करने लग गए, टाइम पर काम होने लग गया, टाइम पर बिजाई कटाई जो भी थी बुआई थी वो टाइम पर होने लग गई। अब टाइम पर होने लग गई तो उस भूमि में जो पहले उत्पादन कम होता था क्योंकि टाइम पर व्यवस्था नहीं हो पाती थी, टाइम पर उस पर काम नहीं हो पाता था, अब वो टाइम पर होता है, इसके कारण भूमि में उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया। यानी स्थिर साधनों पर जब हम एक बार परिवर्तनशील साधनों की इकाई परिवर्तन करते हैं या बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं, तो प्रारंभ जो पहली स्टेज आपको ये बताती है कि उत्पादन मिलेगा वो बढ़ती हुई मात्रा से प्राप्त होता है। इसका मतलब इस स्टेज में कुल उत्पादन भी बढ़ता है, सीमांत भी बढ़ता है और औसत भी बढ़ता है। बात समझिए ना, प्रारंभ में सीमांत भी बढ़ता है, सीमांत होता है एक अतिरिक्त इकाई का, जैसे मेरे पापा करते थे बाई आ गया तो बाई का उत्पादन बढ़ा तभी तो कुल उत्पादन बढ़ा ना, भैया के लगने के बाद जो कृषि में उत्पादन बढ़ा है तो कुल भी बढ़ा है, सीमांत भी बढ़ा है, और जब भाग देंगे तो औसत होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जब कुल बढ़ा है कुल के अंदर भाग देने से तो औसत प्राप्त होता है, इसका मतलब औसत उत्पादन भी बढ़ेगा। तो प्रारंभ जो प्रथम स्टेज है आपकी, आप ये कह सकते हो जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट है, जो m इकाई तक श्रमिक है, m इकाई तक जब श्रमिक लगाए जाते हैं, इकाई तक श्रमिक या परिवर्तनशील साधनों की इकाई बढ़ाई जाती है, परिवर्तनशील साधनों की इकाइयां बढ़ाई जाती है, तो क्या होता है प्रारंभ में उत्पादन, यानी यहां तक m इकाई तक लिख दिया क्या, m इकाई तक का उत्पादन बढ़ती मात्रा में प्राप्त होता है, बढ़ती मात्रा में प्राप्त होता है। देखो ये स्टेज मेरे को आपको बाद में करानी थी, लेकिन जब ये पढ़ चुके हो आप इसलिए मैं साथ करवा रहा हूँ, इसके पीछे आपको एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है वो कर लेंगे हम। ये आपका किया हुआ था, टेबल भी की हुई थी, आपका डायग्राम किया हुआ था, तो क्यों ना पहले यही बताई जाए ताकि इसके साथ संबंध आपका जल्दी जुड़ सके। तो ये आपकी पहली स्टेज है, क्लियर है बात, बिल्कुल सिंपल है ना, उत्पादन बढ़ती हुई मात्रा में, इसका मतलब रेखाएं बढ़ रही है, रेखा जब बढ़ रही है तो इसका मतलब उत्पादन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ने का रीजन भी बता चुका हूँ आपको, क्योंकि स्थिर साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है, श्रेष्ठतम प्रयोग होता है, यही मशीनों पर लागू होता है। जब एक मशीन होती है ना उसके ऊपर मान लेते हैं 4 श्रमिक काम कर सकते हैं, तब वो 1000 वस्तु का उत्पादन देगी। अगर वहां पर एक ही श्रमिक काम करे तो वो 1000 वस्तु का उत्पादन दे देगी क्या, क्योंकि एक श्रमिक उसकी पूरी व्यवस्था नहीं कर पाएगा, उसको सही तरीके से चला नहीं पाएगा, इसी कारण क्या होता है उत्पादन कम होता है। लेकिन जब दूसरा लाते हैं फिर उत्पादन बढ़ेगा, तीसरा लाते हैं फिर बढ़ेगा, चौथा लाते हैं फिर बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे श्रमिक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्थिर साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता जाएगा, या आप कह सकते हो श्रेष्ठतम प्रयोग होता जाएगा, जिसके कारण प्रारंभ में जो उत्पादन होता है वो हमेशा बढ़ती हुई मात्रा से प्राप्त है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। या आप इसको ना अपनी शेयर कॉपी के अंदर नोट करना भी, आपकी बुक्स के अंदर कौन सी लैंग्वेज मिलती है, मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल से लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सिर्फ डायग्राम को देख कर लिख रहा हूँ मैं, अलग से आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, तो याद करने में चल जाएगा, एक सिंपल सी भाषा में आपको ये लिखाया जा रहा है। तो अपनी कॉपी फेयर कॉपी में बढ़िया तरीके से याद करना, उनको लिखना। देखो जो सेकंड आपकी स्टेज आती है, तो द्वितीय स्टेज की बात करें हम, द्वितीय अवस्था की, द्वितीय अवस्था, देखो द्वितीय अवस्था क्या है, द्वितीय यहाँ पर उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है और यहाँ के क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो मैंने कहा था जहां पर स्थिर होता है वो क्या होता है, अधिकतम उत्पादन का बिंदु होता है, अधिकतम उत्पादन का बिंदु। और अधिकतम उत्पादन बिंदु कहाँ होता है, जहां पर सीमांत उत्पादन क्या होती है, शून्य होती है, शून्य होता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है, जब कुल उत्पादन क्या होता है, अधिकतम होता है, क्योंकि सीमांत उत्पादन का जोड़ी तो कुल है, ठीक है, इस चीज को हम समझ में पढ़ चुके हैं कुल और सीमांत के अंदर। तो द्वितीय अवस्था क्या होती है, देखो इसमें यही कहा गया है भी, प्रथम अवस्था में तो हमने उत्पादन इकाई बढ़ाई, उत्पादन बढ़ा, लेकिन उसके बाद भी, यानी प्रथम अवस्था, मैं इसको लिख ही देता हूं इसमें, प्रथम अवस्था के बाद भी परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को उत्तरोत्तर स्थिर साधनों पर बढ़ाया जाता है या वृद्धि की जाती है,
तो उत्पादन घटती मात्रा से, वहां तो क्या था, बढ़ती मात्रा से। अभी ऐसा क्यों होता है वो करेंगे चर्चा, एक बार तो लिख लेते हैं इसका अर्थ, ठीक है। घटती मात्रा से प्राप्त होता, ठीक है, आप कह सकते हो, और एक बिंदु पर जाकर कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है, कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। अधिकतम शब्द क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, हो जाता, ठीक है। यानी इसका मतलब ओ एम इकाई हमने श्रमिक, इसके बाद भी अगर हम श्रमिक को बढ़ाते हैं, श्रमिक की इकाइयों को बढ़ाते हैं, तो कुल उत्पादन की रेखा पहले तेज गति से बढ़ रही थी, लेकिन इस बिंदु के बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इस बिंदु पर आके क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो रेखा चित्र में एम, जो एम बिंदु से लेकर एल बिंदु तक जो श्रमिक की इकाई है, इसके अंदर उत्पादन होता है, वो घटती हुई मात्रा से बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो मैंने अभी बताई थी, प्रथम अवस्था कहता है पापा जी पिताजी काम करते थे, टाइम पर नहीं हो पाता था, बड़े भाई ने किया तो उत्पादन थोड़ा बढ़ गया, यानी बड़ी हुई मात्रा मिल गया। उसके बाद मैं भी चला गया, तो अब जो देखो पहले तो एक व्यक्ति काम करता था, फिर दो करने लगे, काम बढ़िया होने लग गया, जब तीसरा भी चला गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब देखो जितना भूमि उत्पादन दे सकती है वो तो उतना ही दे पाएगी ना, बढ़ा थोड़ी देगी। जैसे मैंने अभी कहा था आपको भी, एक मशीन पर 4 श्रमिक लाकर 1000 वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है और 5 श्रमिक लगा के उसको 1500 वस्तु का उत्पादन करने लग जाए। उसकी जो योग्यता है, उसके अंदर जो उत्पादन करने की क्षमता है, वो तो 1000 वस्तु ही है। इसी प्रकार भूमि के अंदर भी उत्पादन करने की एक क्षमता होती है, उसके बाद वो उत्पादन नहीं बढ़ाती, ठीक है। यानी यहां पर आके इसमें क्या होता है, जैसे मैं भी चला गया, तो यहां पर आके जो स्थिर साधन है, जो स्थिर साधन है उनका पूरा प्रयोग हो जाता है, साधनों का पूरा यानी कंप्लीट प्रयोग हो जाता है, हो जाता है। तो क्या होता है, इसमें जो उत्पादन में वृद्धि होती है, ध्यान रखना, उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो साधनों के अनुपात में होती है, साधनों के अनुपात में। ये बात देखना कैसे, यहां पर तो साधनों के अनुपात से ज्यादा वृद्धि हो रही है, यानी साधन में तो कम परिवर्तन हो रहा है, उत्पादन में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्रथम अवस्था के अंदर साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होने लग जाता है, स्थिर साधनों का। इसी कारण साधनों में कम परिवर्तन करने से उत्पादन ज्यादा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर जितना साधन परिवर्तन किया उतना ही परिवर्तन होता है। इससे आपने पैमाने का प्रतिफल पढ़ा था ना, एक तो स्थिर पैमाने का प्रतिफल, एक पहले वर्धमान होता है, उसके बाद स्थिर होता है, उसके बाद ह्रासमान होता है, तीनों स्टेज वही तो है। ये तो वर्धमान है, यानी साधन कम लगाने से उत्पादन ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर साधनों के अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है, क्योंकि अब स्थिर साधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका है, यानी जितना उसने उत्पादन देना था, जैसे मशीन ने 1000 वस्तु का उत्पादन देना था उसने पूरा कर दिया है, उसके बाद वो नहीं बढ़ाएगी। कृषि ने जैसे मान लेते हैं 10 क्विंटल गेहूं देनी थी, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ा पाएगी क्योंकि उसकी क्षमता ही उतनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्पादन में वृद्धि होगी वो क्या होगी, साधनों के अनुपात में होगी, यानी साधनों के अनुपात की उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी या उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। ये होगी आपकी द्वितीय अवस्था। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेज की, तो तृतीय अवस्था की। आपके सामने उत्पादन गिर रहा है, घट रहा है, देख लेते हैं। हम बात करते हैं तृतीय अवस्था की। तृतीय, देखो इसके अंदर हम कह सकते हैं भी द्वितीय अवस्था के बाद, तृतीय अवस्था के बाद भी यदि परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन गिरना यानी घटना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, वह सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। देखो हमने पहली अवस्था में पढ़ी, कुल उत्पादन बढ़ता है,
दूसरे में स्थिर रहता है या कम मात्रा में बढ़ता है, और तीसरे में गिरना शुरू हो जाता है। अब सुनो कैसे हो जाता है। मैंने अभी कहा था, मेरे पिताजी ने काम किया, कम उत्पादन हो रहा था, भैया लगा उत्पादन बढ़ा, मैं लगा उत्पादन स्थिर मात्रा में बढ़ा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई और है, वो भी कृषि में लग गया। अब उतनी खेती में, अरे भूमि तो नहीं बढ़ी ना, स्थिर साधन तो उतना ही है, क्रमिक 4 हो गए। और आप देखते होंगे जहां पर चारों मिल जाए वहां पर तो काम होता ही नहीं है। मैं सोचूंगा मेरा भाई काम कराएगा, भाई सोचेगा पापा काम कराएंगे, पापा सोचेगा वो काम कराएगा, फिर वो स्थिति, सब लापरवाही, यानी काम टाइम पर होगा ही नहीं। होगा तो सब अपनी अपनी चलाएंगे, वो कहेगा ऐसे करो, वो कहेगा ऐसे करो। ऐसी स्थिति में उत्पादन क्या हो जाएगा, वापिस गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो काम टाइम पर हो रहा था अब वो टाइम पर होना खत्म हो जाएगा। आप देख लो अपने परिवार के अंदर ऐसा ही होता है, सब में होता है ऐसे। जब काम करने वाला ज्यादा होते हैं ना, ऐसी स्थिति में वो बंदे भूखे ही रहते हैं। तो बहुत सच्चे का जब होते हैं ना, भाभी जी हो, मम्मी भी हो, और भी बहुत से जब औरतें घर पर और जब खाना बनाना होता है ना, तो मुझे बाहर हो जाता है कौन बनाएगा, वो कहेगा वो बना लेगी, वो कहेगा वो बना लेगी, टाइम पर खाने नहीं बनता। किसी का खेत में बंदे ज्यादा हो, वो कहेगा वो करेगा, वो कहेगा वो करेगा, एक दूसरे पर लुटते रहते हैं, पिटते रहते हैं एक दूसरे से, कि उसको चला जाए वो चला जाए। ऐसी स्थिति में टाइम पर काम नहीं हो पाता, नहीं हो पाता तो उत्पादन क्या हो जाता है, गिरना शुरू हो जाता है। ये तृतीय अवस्था है। ऐसे आप कह सकते हो एल से एन बिंदु तक, यानी एल के बाद जो श्रम की इकाई है, श्रम की इकाई, उसके बाद जो कुल उत्पादन है वो गिरना शुरू होगा, और जो सीमांत है वो आपको दिखाई दे रहा है इस बिंदु पर, यानी शून्य हो जाता है। जहां पर ये शून्य होता है वहां पर ये क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। अब बताओ ये तीनों स्टेज आपको समझ आई या नहीं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने एग्जाम्पल देके बता दिया, आप ये दे सकते हो एग्जाम्पल। आप कह सकते हो जैसे एक खेत का टुकड़ा है 5 हेक्टेयर, जो हमने टेबल में लिया था, उसके अंदर एक श्रमिक काम करता था, उत्पादन होता था, कम होता था, क्योंकि एक श्रमिक से वो पूरा खेत संभाला नहीं जा रहा था। जब दूसरा श्रमिक लगा तो उसका बढ़िया प्रयोग होने लग गया, तो पहले उत्पादन बढ़ना शुरू किया, फिर तीसरा लगा, फिर उत्पादन बढ़ा कि वो और अच्छा प्रयोग होने लग गया। चौथा लगा, फिर उन साधनों का पूरा प्रयोग हो चुका था उस स्थिर साधन का, इसके कारण उत्पादन स्थिर हो गया, यानी साधनों के अनुपात में हो गया। उसके बाद भी अगर उस 5 हेक्टेयर में हमने श्रमिक को और बढ़ा दिया, यानी आगे 5वीं, 6ठी, 7वीं इकाई लगा दी, तो ऐसी स्थिति में जो कुल उत्पादन है वो क्या हो गया, गिरना शुरू हो गया। आप टेबल में देख लें, कुल उत्पादन गिरेगा, एक बार स्थिर होगा, जैसे 30 था, उसके बाद -2 28 हुआ था, हमने टेबल की थी, ठीक है। और वहां पर सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, ऋणात्मक। देख लो इस बिंदु पर सीमांत उत्पादन तो नीचे चला गया, इस जीरो रेखा से माइनस चला गया, ऋणात्मक चला गया, और कुल है वो घटना शुरू, ठीक है। इस चीज को हमने कुल और सीमांत के अंदर समझ में भी पढ़ लिया, और यहाँ पर भी आपने, ये आपकी तीनों अवस्थाएं क्या होगी, पूरी हो गई, तीनों अवस्थाएं कंप्लीट हो गई। अब तीनों अवस्थाओं के आधार पर एक प्रश्न हो रहा है, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम पीछे वाला एक छोटा टॉपिक रहा है वो पूरा करेंगे, क्योंकि पहले हम जो पढ़ रहे हैं उसको पूरा करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका आता है, हमने लिख देता हूं, विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था। हमने तीनों अवस्था पढ़ी, उसमें से विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था कौन सी है। इसका मतलब एक विवेकपूर्ण होता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, भोक्ता होता है, उत्पादक वो विवेकशील होता है। इसका मतलब एक उत्पादक होता है, उसके लिए एक विवेकपूर्ण अवस्था कौन सी होती है। हमने तीनों अवस्था पढ़ी, फर्स्ट स्टेज पढ़ी, सेकंड पढ़ी और थर्ड पढ़ी। इन तीनों में कौन सी अवस्था है जो विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था है, इस चीज में आपसे पूछा जा रहा है, और क्यों है ये भी आपको बताना पड़ेगा। पहला तो ये बताना पड़ेगा कौन सी अवस्था है जो विवेकपूर्ण की अवस्था है, और दूसरा क्यों है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, और जैसे ही प्रश्न पूछूंगा इसका आप आंसर दे दोगे। देखो मैं क्या पूछता हूँ, इसके अंदर प्रश्न पूछता हूँ भी एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है। उत्पादक का उद्देश्य, आप क्या आंसर दोगे, आप दोगे जी अधिकतम उत्पादन का। इस चीज को कर चुके हैं हमने किया था भोक्ता का क्या उद्देश्य होता है, आपने आंसर दिया था अधिकतम संतुष्टि का, अधिकतम उपयोगिता का। मैंने यहाँ पर पूछा एक उत्पादक का क्या उद्देश्य होता है, आपने आंसर दिया अधिकतम उत्पादन का। अब मेरे को बताओ इस डायग्राम में आपको कौन सा बिंदु अधिकतम उत्पादन का लग रहा है, कहाँ लग रहा है, ये रहा ए बिंदु, मैं लिख चुका हूं। इसका मतलब उसके यानी ये उद्देश्य था अधिकतम उत्पादन का, ये उद्देश्य इस बिंदु पर पूरा हो रहा है। कौन सी स्टेज पर पूरा हो रहा है, द्वितीय स्टेज पर। इसका मतलब विवेकपूर्ण अवस्था कौन सी है, द्वितीय अवस्था है।
बात समझे नहीं समझे? ठीक है, भी कौन सी अवस्था विवेकपूर्ण है, लेकिन इससे पहले इसके अंदर लिखोगे आप, ये भी सोचोगे, ठीक है, हम उत्पादक पढ़ रहे हैं, उत्पादन पढ़ रहे हैं, तो उत्पादक को पढ़ रहे हैं, तो उत्पादक का पहले उद्देश्य तो पता होना चाहिए ना। हम जो उत्पादन करते हैं, आप भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, पैसा निवेश करते हो बाजार के अंदर, मार्केट में लगाते हो, तो आपका क्या उद्देश्य है? अगर मैं कोई मान लो मैं कृषि के अंदर लगाऊं, तो मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये होता है, मैं कृषि के अंदर जो भी मैंने फसल बोई है, तो जिनसे वो ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर प्रोडक्शन दे मेरे को, ताकि मेरे को लाभ हो। ये फर्म सोचते हैं, उत्पादक कोई ये सोचता है उत्पादन मेरा कम हो? कोई नहीं सोचता, हमेशा ये सोचता है कि उसका उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, उसका मतलब अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम उत्पादन होना चाहिए। और इस स्टेज वाले पर देख लो आप, अधिकतम उत्पादन कौन सी स्टेज में हो रहा है? प्रथम में नहीं हो रहा, द्वितीय में तो कम हो रहा है वैसे, तो कौन से में हो रहा है? तृतीय स्टेज में। तो इसका मतलब एक विवेकपूर्ण उत्पादन की व्यवस्था कौन सी होती है? द्वितीय अवस्था। ये पहला प्रश्न तो आपका कंप्लीट हो गया। ये आपसे सीधा छोटा प्रश्न पूछ ले, ये विवेकपूर्ण जो उत्पादक की अवस्था है वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय में कौन सी है? आप आंसर क्या दोगे? द्वितीय अवस्था। अब यहाँ पर आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा, क्यों है ऐसा, क्यों है? क्योंकि एक तो आप ये कह सकते हो, मैं पूछ लूं भी ये द्वितीय अवस्था विवेकपूर्ण अवस्था क्यों है, तो पहला आंसर तो आप यही दे दोगे जी, यहाँ पर अधिकतम उत्पादन होता है। क्या होता है? एक उत्पादक को अधिकतम उत्पादन होता है। अब आप कहोगे जी अधिकतम उत्पादन कैसे होता है, इसको किस प्रकार माप सकते हैं हम? आपको क्या पता ई बिंदु पर अधिकतम उत्पादन हो रहा है? तो हम डायग्राम में देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, करते हैं प्रूफ इसको। अब इस प्रश्न को हम कंप्लीट करते हैं। आधा प्रश्न तो आपका कंप्लीट हो ही चुका है। विवेकपूर्ण अवस्था, द्वितीय अवस्था, क्यों? क्योंकि अधिकतम उत्पादन। एक विवेकपूर्ण अवस्था, द्वितीय अवस्था, क्यों? क्योंकि उत्पादक को अधिकतम उत्पादन, इसी का नहीं विवेकपूर्ण अवस्था है। ठीक है, अब ये क्यों है? अब आप डायग्राम में देखो, यहाँ लिखोगे आप रेखा चित्र में, जैसे आप ये चेक करो, जो ई बिंदु है तो अधिकतम बिंदु है, वहां पर श्रमिक की इकाई कितनी लग रही है? एल। आप इससे कम श्रमिक की इकाई लगा के देख लो, इससे ज्यादा लगा के देख लो, एल इकाई लग रही है, तब तो आपको अधिकतम उत्पादन हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप देखो, मैं कहता हूं कि 10 इकाई लगाने से मेरे को 1000 वस्तु का उत्पादन हो रहा है। मैं एक संख्यात्मक उदाहरण लेता हूँ, फिर कहता हूँ 10 इकाई मैं श्रमिक की लगाता हूँ, 1000 मेरे को संख्यात्मक उत्पादन है, यानी टोटल 1000 उत्पादन हो रहा है मेरे को। कितना हो रहा है? 1000 वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं कहता हूं ये मेरा अधिकतम कैसे है, मैं चेक कैसे करूं? तो मैं करूंगा एक इकाई को घटा के और बढ़ा के देख लूंगा, पता चल जाएगा। मान लेते हैं मैंने एक इकाई घटा दी श्रम की, मेरा उत्पादन हो गया 900। मैंने मान लेते हैं एक इकाई बढ़ा दी श्रम की, मेरा उत्पादन हो गया 950। अब बताओ, अगर मैं 10 श्रम से बढ़ाऊंगा तो भी उत्पादन कम होगा, घटाऊंगा तो भी उत्पादन कम होगा, इसका मतलब ये अधिकतम उत्पादन ही है, ये तो अधिकतम ही है। अगर इससे घटाऊंगा तो भी मेरा उत्पादन कम हो रहा है, तो मैं कहूंगा ठीक है जी, नहीं घटाऊंगा। अगर बढ़ाऊंगा तो भी उत्पादन मेरा कम हो रहा है, नहीं बढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये मेरा अधिकतम उत्पादन है, क्योंकि 1000 से ऊपर जा ही नहीं पाएगा वो। अगर 1000 से ऊपर हम 10वीं से 11वीं भी इकाई कर दूंगा ना, तो 1000 से ऊपर नहीं जाएगा, 1000 से कम उत्पादन हो जाएगा, यानी कुल उत्पादन गिरना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब मैंने चेक कर लिया ना भी, मेरा 1000 जो उत्पादन है 10 श्रमिक लगाने से तो उत्पादन हुआ, वो अधिकतम है या नहीं है? तो मैंने एक इकाई को घटाकर और बढ़ा के देख लिया और मैंने बता दिया ठीक है जी, 1000 वस्तु जो उत्पादन हो रहा है वो अधिकतम उत्पादन है। वो यहाँ देख लो, आपने इकाई को घटा के देख लो, आपका उत्पादन गिर रहा है ना, नीचे जा रहा है। आप बढ़ा के देख लो, आपका उत्पादन गिर रहा है ना, नीचे जा रहा है। इसका मतलब एक वो बिंदु है जो स्थिर बिंदु है, ए बिंदु, जहां पर क्या हो रहा है? अधिकतम उत्पादन है हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक लाइन और लिख देता हूं, एक उत्पादक द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है। इस पर प्रश्न बना देता हूं, एक उत्पादक द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है, क्यों? स्पष्ट करो। अब क्यों करता है उसके बारे में बात करते हैं हम। देखो क्यों कर, देखो अगर वो इससे कम इकाइयां यानी प्रथम अवस्था में काम करेगा
और उसका प्रथम अवस्था में तो उत्पादन क्या रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। क्या एक उत्पादक चाहेगा उसका उत्पादन न बढ़े? जब उसका उत्पादन बढ़ रहा है, जैसे मान लो मैंने कृषि का आपको उदाहरण दिया था, खेती का, कोई एक श्रमिक काम करता है, वो दूसरा श्रमिक लेके जाता है, उसका उत्पादन बढ़ता है, वो कहता है उत्पादन बढ़ रहा है। फिर वो अगले दिन 2 श्रमिक लेके जाए क्योंकि उसको फायदा हुआ है। अगर फिर भी उसको फायदा हुआ तो अगले दिन 3 श्रमिक लेके जाएगा क्योंकि उसका उत्पादन बढ़ रहा है। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता उसका उत्पादन न बढ़े, ठीक है। और जब तक उसका उत्पादन बढ़ता जाएगा तब तक वो श्रमिक की इकाई बढ़ाता ही जाएगा। मैंने अभी कहा ना, किसी एक लगा, फिर 2, फिर 3, यानी जब तक उसका उत्पादन बढ़ता जाएगा ना तब तक वो श्रमिक की इकाई क्या करेगा, बढ़ाता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। अब हम एल बिंदु से इधर की ओर चले जाओ, ये एल बिंदु है, इसकी इधर देख लो। इधर तो आपको वैसे ही स्पष्ट है, अगर इधर वो चला गया तो उसका उत्पादन तो घटना शुरू हो गया। और एक उत्पादक कभी नहीं चाहेगा, उत्पादक आपके डायग्राम में दिया है एल बिंदु के बाद, जो एल इकाई श्रमिक है, कभी नहीं चाहेगा भी उसका उत्पादन घटे, नहीं चाहेगा ना। तो यहां पर तो वो श्रमिक की इकाई जब तक उत्पादन बढ़ेगा बढ़ाता जाएगा, और जब घटना शुरू हो जाएगा तो वो श्रमिक की इकाई क्या कर देगा, जब मेरा उत्पादन ही कम हो रहा है तो मैं श्रमिक लेकर ही क्यों जाऊंगा भाई। तो जब मेरे को लाभ ही नहीं हो रहा, मैं श्रमिक को 100 रुपये दे रहा हूँ, उत्पादन वो 50 रुपये का कर रहा है, जो तो मेरे को हानि हो रही है, इससे अच्छा उत्पादन करें ही ना, ठीक है। हम उत्पादन बंद बिंदु पढ़ेंगे आगे, वो आगे आएगा आपका। तो हम क्या करेंगे, इसमें तो वृद्धि हो रही है तो श्रमिक बढ़ाएंगे, इसमें कमी हो रही है तो श्रमिक घटाएंगे। तो कहां पर स्थिर होंगे, ई बिंदु पर। यहाँ पर न तो बढ़ेगा और न घटेगा, एल बिंदु है वो श्रमिक की एक विवेकपूर्ण इकाई है, ठीक है। यानी साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। एल बिंदु वो बिंदु है, आप कह सकते हो ई बिंदु वो बिंदु है जो एक तो साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, जो स्थिर साधन है, पूर्ण उपयोग हो रहा है, और उत्पादन हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, अधिकतम हो रहा है। बस ये प्रूफ हो गया। जो मैंने बात बताई है वो आपको सब बातें लिखनी है। इसी कारण एक उत्पादक द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है, एक उत्पादक द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है। ये आपका दूसरा जो लेसन के अंदर जो हमारा तीसरा चौथा प्रश्न था, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यानी आपको जैसे हमने जितने भी प्रश्न किए वो सारे किसके आधार पर किए, अरे इसे एक डायग्राम के आधार पर। यानी पूरे इस चैप्टर के अंदर जो उत्पादन की दादा में सिर्फ एक ही तो डायग्राम था, ये इसको अलग अलग बनाना है। इस डायग्राम को मैं जल्दी से एक बार और बना देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपना। आपको डायग्राम बनाते हुए ध्यान क्या रखना है वो देख लो आप बस। आपको एक तो ध्यान ये रखना है कि कुल उत्पादन है वो स्टार्टिंग में बढ़ता हुआ दिखाकर फिर इसको घटाना, ये निशान पहले लगा लिया करो आप। इसका मतलब ये अधिकतम तब होगा जब सीमांत शून्य होगा। इसका मतलब आपको सीमांत वाली जो रेखा है वो यहां से निकालनी पड़ेगी, यानी पहले से ये अधिकतम का और इसका आपस में मिलान कर दिया करो, क्योंकि आपको पता है कि सीमांत होगा, शून्य होगा तभी कुल अधिकतम होगा। इसका मतलब अधिकतम वाला बिंदु ये है तो सीमांत वाला बिंदु उसके सामने ही होगा, शून्य। ऐसे नहीं आपने अधिकतम तो यहां बना दिया और सीमांत को कहीं और से निकाल रहे हो आप, वो गलत हो जाएगा। सीमांत को बिल्कुल उसके सामने से निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्यों न पहले हम क्या करते हैं, उस बिंदु को मिला दें आपस में, इन बिंदुओं को आपस में मिला दें। औसत आपको पता है, औसत जब बढ़ेगी तो इससे नीचे होगी, घटेगी तो इससे ऊपर होगी, ये औसत वादन हो गया। बस बढ़ेगी जब तो सीमा, ये पढ़ चुके हैं हम संबंध के अंदर, बढ़ते वक्त सीमांत बड़ी होती है, औसत छोटी होती है। जहां काटते हैं वहां सीमांत और औसत दोनों बराबर होते हैं, और जब गिरती है तो औसत बड़ी होती है, सीमांत छोटी होती है। इस चीज को तो हम 3 संबंध तो पढ़ ही चुके हैं, बाकी तो आपको ये ध्यान रखना है डायग्राम बनाते वक्त, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। छोटा सा टॉपिक है इसी लेसन का, बस पूरा कर देते हैं आज ये लेसन। देखो लेसन बात करते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इस चीज को पढ़ चुके हैं वैसे, इसलिए मैं इसको लास्ट में करवा रहा हूँ। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं जो सीमांत वक्त है वो रासमान है, यानी रासमान सीमांत उत्पादन का नियम, रासमान सीमांत उत्पादन का नियम, ठीक है। ये जो नियम है ना, ये सभी स्थितियों में लागू होता है, सभी स्थितियों में लागू होता है। जब भी हम स्थिर साधनों, क्योंकि आपको पता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कब लागू होता है, अल्पकाल में होता है। कब होता है,
अल्पकाल में। इस चीज को हम पिछले लेसन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल्पकाल में लागू होता है। इसमें क्या होते हैं, स्थिर साधन होते हैं, परिवर्तनशील साधन होते हैं। और क्या होता है, स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों की इकाई बढ़ाते हैं। अब सुनो बात, मैं लिखना क्या चाहता हूं। जब स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों की स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों की इकाइयां बढ़ाई जाती है तो एक बिंदु पर जाकर या एक बिंदु के बाद सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। आप अपनी टेबल में देख लो, तो टेबल बनाई थी, तालिका बनाई थी, उसमें सीमांत उत्पादन कम हो रहा है नहीं हो रहा। पहले सीमांत उत्पादन बढ़ता है, 5 था, 7 था, 9 था, उसके बाद एकदम 7, फिर 2, फिर 0, फिर -2। यानी एक सीमा के बाद एक बिंदु पर जैसे जैसे आप इकाई बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एक बिंदु एक ऐसा आएगा जिसके अंदर सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो जाएगा। चाहे आप डायग्राम में चेक कर लो, डायग्राम बनाया था ना, पहले बढ़ेगा लेकिन एक सीमा के बाद घटना, यानी इस सीमा के बाद वो घटना शुरू हो जाएगा, पहले बढ़ रहा था। ये प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है ये नियम। कि जैसे ही आप, चाहे कृषि में हमने उदाहरण दिया था, मेरे पिताजी का, भैया का, मेरा, मेरे भाई का, यानी पहले उत्पादन बढ़ा था लेकिन एक बिंदु के बाद उत्पादन घटना शुरू हो गया। मैंने मशीन का, फर्म का उदाहरण दिया था। एक बार जब मशीन का एक उचित तो उनके क्षेत्र उनका स्थिर साधनों का बढ़िया अनुकूलता प्रयोग होता है तो स्टार्टिंग में उत्पादन बढ़ता है, एक बिंदु के बाद घटना शुरू हो जाता है। आप कोई भी क्षेत्र लो, ये नियम लागू होता ही होता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। कि जैसे जैसे आप स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों की इकाई बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एक बिंदु के बाद जो आपका उत्पादन बढ़ रहा है वो एक बिंदु के बाद घटना शुरू हो जाता है। इसको ही बोलते हैं हम ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम, ह्रासमान सीमांत उत्पादन का नियम। यानी एक बिंदु के बाद जो सीमांत उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा, यानी घटना शुरू हो जाएगा। जैसे बुक वाली टेबल में, इसको एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर जो हमारा सीमांत उत्पादन था, यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ही आपको इसका अर्थ पता चल जाएगा। जो सीमांत उत्पादन था वो पहले तो आपका था 0, क्योंकि इकाइयाँ 0 थी। उसके बाद आपको दिया है 5, 7, 9, 5, 7, 9। उसके बाद आपका है 7, 2, 0 माइनस। देखो पहले स्टार्टिंग में उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन एक बिंदु के बाद उत्पादन क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह्रास। ये है आपका परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। आपने उत्पादन की अवधारणा पढ़ी। आगे हम जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो लागत के बारे में पढ़ेंगे। अब तक तो हमने उत्पादन किया है, उत्पादन करते हुए लागत भी लगती है ना, खर्चा तो आता है। वो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा लागत का होगा, कौन कौन सी लागत होती है, कितने प्रकार की लागत होती है, वो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।